मालाबार निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में एक नौसेना अभ्यास है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 भारत, जापान और यूएसए। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत सबसे पहले 1992 में भारत, इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच में हुई थी। फिर बाद में 2015 में जापान भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो गया। मालाबार एक्सरसाइज के नॉन परमानेंट मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ये सब फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है अपनी मात्रा और पदचिन्ह की दृष्टि से? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3 तामू मैसिफ। तामू मैसिफ प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जापान से इसकी दूरी 1600 किलोमीटर है, जिसे आप नक्शे में अच्छे से देख सकते हैं। तामू मैसिफ की ऊंचाई लगभग 4460 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3 बख्त खान। बख्त खान का जन्म बिजनौर में हुआ था। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पे भी काम किया था। फिर बाद में 1857 के विद्रोह में ये शामिल हो गए थे। इनकी शौर्य और पराक्रम को देखते हुए बहादुर शाह ने इन्हें साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 बख्त खान। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 आयन मंडल आयनोस्फीयर। पृथ्वी से लगभग 80 से 85 किलोमीटर ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है उसे हम आयनमंडल बोलते हैं। आयनमंडल सूर्य के नज़दीक होने के कारण इस मंडल पे अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का प्रभाव अधिक पड़ता है, जिसके कारण इस मंडल पे हवा का आयनीकरण होने लगता है। वो प्लस और माइनस आयनों में टूटने लगती हैं। आयनीकरण के साथ साथ इस मंडल पे आयनीकरण की विपरीत प्रक्रिया भी लगातार होती है। जब हम पृथ्वी से कोई रेडियो तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग हम भेजते हैं तो यह इस मंडल पे टकरा के पृथ्वी पे पुनः वापस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इस आयन मंडल की मदद से हम कोई भी संचार या कोई भी वेव को बहुत दूर तक कई किलोमीटर तक भेज सकते हैं। इस क्रम में शॉर्ट वेवलेंथ की जो तरंगे होती उन्हें हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान मीन्स मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड का क्या नाम है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 पंपास। और भी घास के मैदान इन्हें हम देख लेते हैं कि ये विश्व में कहाँ स्थित हैं। पहला है प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इन घास के मैदानों में गेहूँ की खेती सर्वाधिक होती है, इसीलिए इन घास के मैदानों को विश्व की रोटी की टोकरी मीन्स ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। थर्ड है वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका में स्थित हैं। फोर्थ है स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में ये घास के मैदान स्थित है। ठीक है फ्रेंड, ये सब घास के मैदान एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME पारित हुआ? मीन्स माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 2006। भारतीय संसद ने 2006 अधिनियम के तहत MSME पारित किया। MSME का काम ये होता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना और सेटअप में मदद करना। MSME को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला माइक्रो में 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। स्मॉल में 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। और मीडियम में 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अनसीन इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 डॉक्टर के.पी. माथुर। डॉक्टर के.पी. माथुर इंदिरा गांधी जी के फैमिली डॉक्टर भी रहे हैं। इस किताब में डॉक्टर के.पी. माथुर ने इंदिरा गांधी जी के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कुछ अनछुए पहलू सामने रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है फ्रेंड, ये तीनों ऑप्शन पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में रुपए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में टका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक तरह की लैंग्वेज होती है जिससे कि हम वेब ब्राउज़र को अच्छी तरह समझते हैं कि हमें कोई भी वेब पेज की इंफॉर्मेशन जैसे कि इमेज या टेक्स्ट को यूज़र स्क्रीन पे कैसे लाना है। HTML की कोडिंग से हम अपने ब्राउज़र का जो पेज का लेआउट है उसे भी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 2 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंस का SI इकाई है, मीन्स सीमेंस किसकी SI यूनिट है? तो सीमेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की SI यूनिट है, मतलब ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, कंडक्टेंस या प्रवाहकत्व। सीमेंस जर्मन साइंटिस्ट सर विलियम सीमेंस के नाम पे पड़ा। सीमेंस 1/O मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसे हम एम्पियर पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कंडक्शन या प्रवाहकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्रामावस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास होती है, मीन्स नॉर्मली एक एडल्ट पर्सन में ब्रीथिंग रेट पर मिनट कितना होता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है फ्रेंड, अगर बात की जाए कि 3 साल तक के बच्चों का ब्रीथिंग रेट कितना होता है, तो वो होता है 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। वहीं 6 साल तक के बच्चों का 18 से 25 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 2 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है? ठीक है फ्रेंड, मर्क्यूरी, मैग्नीज और आयरन में थर्मल कंडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसलिए ये विद्युत के चालक होते हैं। ऑप्शन 4 है एबोनाइट। एबोनाइट एक तरह का रेजिन रबड़ है जो कि विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एबोनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य हर जगह है या शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1 वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है जिसका काम ये होता है कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट वेलफेयर स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1 पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल। ये आपको कुछ और शेड्यूल दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में राइट टू स्पीच, सभी को बोलने का एक समान अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 15 होता है राइट टू इक्वलिटी। भारत में रहने वाले सभी लोगों को उनके धर्म या जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है फ्रेंड। अब आर्टिकल 17 में आज़ादी के पहले भारत में बहुत छुआछूत फैला था, तो छुआछूत को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया। आर्टिकल 21 में राइट टू लिव के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में
सारे जितने आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट में पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस रियल गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस मीन्स आइडियल गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? जब आइडियल गैस में ये कंडीशन हो कि उसका प्रेशर कम से कम हो और टेम्परेचर हाई से हाई हो, तो वो गैस आइडियल गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 2 देखिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, निम्न दाब और उच्च ताप। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि मीन्स इको सुनने के लिए मूल ध्वनि ओरिजिनल साउंड तथा परावर्तित ध्वनि रिफ्लेक्टेड साउंड के मध्य समय का अंतराल कम से कम अवश्य होना चाहिए। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सोर्स और जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इको सुनने के लिए? तो अगर कंडीशन हमारी ये है कि साउंड की वेलोसिटी 343 मीटर पर सेकंड है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17.2 मीटर। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन क्रांतिक कोण के लिए सही है या है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि क्रांतिक कोण की कंडीशन कब आती है। जब कभी लाइट का रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन इस तरह हो कि लाइट रेस सघन माध्यम मीन्स डेंस मीडियम से विरल माध्यम मीन्स कम डेंस मीडियम में जा रही हों। ये सघन माध्यम से लाइट रेस गई, जब ये विरल माध्यम में जाएंगी तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एंगल आई इंसिडेंट एंगल मीन्स आपतन कोण, ये होता है एंगल आर रिफ्रैक्शन एंगल मीन्स अपवर्तन कोण। हम देखते हैं अगर हम इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, ये हमने बढ़ा दी, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, ये बढ़ गया, और बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपतन कोण के ऐसे मान पे जिस पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला कथन सही है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। और स्टेटमेंट थर्ड देखिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये पहला है सघन माध्यम, दूसरा है विरल। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा स्टेटमेंट पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, केवल 1 और 3। ठीक है फ्रेंड, अगर ये माध्यम सिर्फ यहाँ पे सघन ही होता तो यहाँ पे अभिलंब से ये दूर ना हटती, ये अभिलंब के यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू बराबर होती, क्योंकि माध्यम बदल गया है इसीलिए जो लाइट रेस हैं वो अभिलंब से दूर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? ठीक है फ्रेंड, तो पहला है चूने का पानी, लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड, और ये है लाइम स्टोन, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है चौक, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और थर्ड है मार्बल, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चूने का पानी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में एक बार फिर भारत पे आक्रमण किया, जिसमें उसने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड, चंदावर जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक मुख्य नगर हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 320 ईस्वी में अपने पिता घटोत्कच
घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राजा था। इसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दिया। चंद्रगुप्त का शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चला। ठीक। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 विषाणु। इन्फ्लुएंजा रोग 3 तरह के वायरसों से फैलता है। पहला है वायरस ए, वायरस बी और वायरस सी। इनमें से वायरस ए ही इन्फ्लुएंजा के रोगियों में अधिक पाया गया है। ठीक है फ्रेंड। तो इन्फ्लुएंजा रोग की सर्वप्रथम खोज 1933 में हुई थी। इन्फ्लुएंजा रोग में रोगियों को तेज बुखार के साथ साथ कमजोरी भी होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 2 विषाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? पहला है धूल, ये प्रदूषक है। चौथा है धुआं, ये भी प्रदूषक है। तीसरा है शूट। शूट एक तरह का कार्बनिक तत्व है जो कि हाइड्रोकार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन के कारण होता है, यह एक प्रदूषक कण है। और दूसरा है ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो कि पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4 नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये ना तो वर्गाकार है ना आयताकार, इसमें 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में MAN मैन का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुशासन की एक विशेषता नहीं है? मतलब गुड गवर्नेंस का कौन एक फीचर नहीं है? पहला है जवाबदेही, ये एक फ़ीचर है। दूसरा है पारदर्शिता, ये भी फीचर है। और चौथा है कानून का नियम, ये भी एक फ़ीचर है। लेकिन लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म में ये गुड गवर्नेंस का एक फ़ीचर नहीं है, क्योंकि लाल फीताशाही में सरकार, गवर्नमेंट या फिर सरकारी कर्मचारी किसी काम को तय समय सीमा पर पूरा नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेलाइट होता है। स्ट्रेटेलाइट फ्यूचर का एक इमिशन फ्री हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने वाले एयरशिप का एक ब्रांड नेम है। ठीक है फ्रेंड। स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई मेनली इसे समताप मंडल पे स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रेटेलाइट का मेन ये काम होता है कि ये वायरलेस सिग्नल के लिए एक बेस प्रोवाइड करना। ठीक है फ्रेंड। स्ट्रेटेलाइट के ऊपर बहुत सी रिसर्च और टेस्टिंग चल रही है, आने वाले टाइम में इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 3 अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित युद्धपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। पहला है नीस, दूसरा है फाइलाइट, तीसरा है सिस्ट और चौथा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय शेल का एग्जाम्पल है। बाकी जो तीनों हैं नीस, फाइलाइट और सिस्ट, ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टानें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये चट्टानें बनती हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? क्योंकि भारत में हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो संविधान में ये बहुत समय से मांग उठ रही थी कि जो संविधान की कार्रवाई होती है इसमें हिंदी भाषा में कार्रवाई की जाए। तो 58वें संविधान संशोधन में जो कि 1987 में आया, उसमें ये कहा गया कि संविधान की कार्रवाई में हिंदी भाषा को शामिल करें। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 58वां संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4 आचार्य विनोबा भावे जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 3 सितंबर 1939 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो ने ये घोषणा की थी कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, लेकिन उसने इस घोषणा से पहले किसी भी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं लिया था। तो यह बात सुन के कांग्रेस असंतुष्ट हो गई और इस युद्ध नीति का विरोध करने लगी। फिर महात्मा गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें कि महात्मा गांधी जी द्वारा चुने गए लोग स्टेज पे जाते, भाषण देते और पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। तो उनमें जो प्रथम व्यक्ति चुने गए थे वो थे आचार्य विनोबा भावे जी, और दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहानी है व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान है। माउंटबेटन प्लान भारत में पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुट फॉरवर्ड किया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। माउंटबेटन प्लान के जो चेयरमैन थे वो थे सर क्रिल रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड किया। रेडक्लिफ के नाम पे ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है उसे हम रेडक्लिफ बॉर्डर भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 4 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत।